तो बच्चों देखना, जो आज का टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर फ्री स्पेस एंड एवरेज एनर्जी। इसमें हम लोग एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेंगे और फॉर फ्री स्पेस के लिए, और दूसरा एवरेज एनर्जी हम निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। ठीक है ना? तो चलिए हम देखते हैं इसे। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर फ्री स्पेस के लिए देखिए, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। वो पहले से भी जानते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा ईएम वेव का, वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी देगा, यानी यूई देगा। ठीक है ना? और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ ईएम वेव होगा, वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी देगा, यूएम देगा। और दोनों कंबाइंड करके हमको क्या देंगे, एनर्जी डेंसिटी आप क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव आएगा। तो यही प्रूव करना, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना? तो आपको पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा हूं अभी। तो क्या हो जाएगा, यूई कितना होगा, यूई विल बी इक्वल टू होगा हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डीवी। ये क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहें, बनाना चाहें, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इधर, क्योंकि आपको पता है ना, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी डीवी हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। अभी ये क्या था, हमारी केवल इलेक्ट्रिक एनर्जी था। अब बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, क्या हो जाएगा, वही यूई हो जाएगा। स्मॉल यू कर दिया मैंने, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वैसे भी ये जानते हो आप लोग ना, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, या आप ये जानते थे, v विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू क्या, एरिया इनटू लेंथ, यही वॉल्यूम है। इसको उठा के नीचे कर दो, ue will be equal to area into length 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज स्मॉल u ना। तो किसी फॉर्मेट में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, इसी तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक एनर्जी, जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगा, यूएम हो जाएगा, हाफ 1/2 म्यू नॉट, ऐसा पढ़े हो ना, म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर डीवी। ये एनर्जी हो गई। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये पूरा वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ऐसा देखा भी होगा आपने ना, सब देखे आप लोग। चलिए, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी आ गई हमारे पास। अभी हमने ये फार्मूला प्रूव करवाया, आपको पता है, वी नो दैट, अगर मैं यहां कहूं ये B will be equals to वेक्टर B will be equals to K क्रॉस E बाई कितना, ओमेगा। मैं स्मॉल के लिख लिया हूं, आयटा आयटा कट गया, ठीक ना, तो यहां पर बराबर रहेगा। ठीक, ये हमने अभी प्रूव किया पीछे। अच्छा, इसी को अगर मैं ये लिख दूं,
ऐसे लिखूं और मैं क्या करूं, देखो के कैप लिख दूं, के ही डायरेक्शन मैंने कैप लिख दिया, के ही डायरेक्शन मैंने कैप लिख दिया। जब के ही डायरेक्शन मैंने कैप लिख दिया, इसकी जगह मैं ये रखूंगा, देखो ये फॉर्मेट चेंज करता जा रहा हूं थोड़ा ना, तो इसकी जगह मैं ये पूरा लिख दूंगा, के कैप क्रॉस ई वेक्टर बाई ओमेगा। अब ये हो जाएगा के कैप क्रॉस ई बाई ओमेगा बाई के। अब ये स्मॉल के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन है। जैसे मैं कहूं आर लिख दिया, आर कैप ऐसा लिख दिया, क्योंकि आर कैप बराबर क्या, वेक्टर आर बाई आर नहीं लिखते हो। इसी तरीके से के कैप विल बी इक्वल टू कैप, ये कैप बाई के ऐसा लिखा है। समझ पा रहे हो ना आप लोग? समझ पा रहे हो? चलिए अब देखिए दिस इज व्हाट, ये क्या है बच्चों, ये क्या है? आपने कभी ऐसा देखा था, v विल बी इक्वल टू ओमेगा बाई के? वी है सर ना, v मतलब क्या, ये वेलोसिटी थी ना, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी का नाम सुना था, ये वही चीज है। तो v विल बी इक्वल टू सर आइटा ओमेगा होगा ना? अरे यार अभी समझाया फिर भी ना, आटा आटा कट जाएगा ना यार इसमें। अभी यहाँ भी आटा था, यहाँ आटा रखता, आटा आटा कट जाता ना, दूसरे फॉर्मेट में लिखा ना, मैंने बताया था ना। तो अब कितना हो जाएगा, वेक्टर ई हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब वी की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, वी की जगह अगर फ्री स्पेस है तो वी विल बी इक्वल टू सी हो जाएगा फॉर फ्री स्पेस। फॉर फ्री स्पेस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। जब सी हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ देखो वेक्टर बी विल बी इक्वल टू के कैप क्रॉस कितना हो जाएगा, बी था की था, ई था ना, हाँ ई था, ई हो जाएगा बाई सी हो जाएगा। ये नए फॉर्मेट में मिल गया, ठीक। अच्छा ये किस फॉर्म में है पता है, डायरेक्शन के फॉर्म में है, इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। क्यों मैंने कहा डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ कैप लिखा है, के कैप, यानी के की डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन के फॉर्म में है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये मैं बी वेक्टर लिखा, और ऐसे के कैप क्रॉस ई बाई कितना सी। तो बताओ ये केवल बी बचेगा, ई बाई सी बचेगा, कोई दिक्कत? जब मैग्नीट्यूड, ये के कैप अब नहीं लिखा जाए, के कैप के वेक्टर नहीं है, याद रहे, के कैप है, कैप मतलब डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जब निकालता हूं तो वेक्टर नहीं, जैसे आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर, यहाँ वेक्टर लगाए तो कैप लिखा, आपने लिखा ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखता तो क्या, यह विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r हो गया। ये कहाँ लिखते हैं हम, तो अब ये नहीं लिखूंगा ना, ठीक। तो ये बात हो गई, ये किस में हो गया, इन फ्री स्पेस में हो गया, ठीक। तो यहाँ एक फार्मूला मुझे मिल गया कि जो हमारा ई बाई बी हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। आपने सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लिखा था, आज आपने प्रूफ देखा। ये कभी फ्री स्पेस में ऐसे भी लिखा जाता है, ई नॉट बाई कितना, वी नॉट विल बी इक्वल टू सी, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। यानी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ ये वैल्यू हम यूज करेंगे, देखना कैसे यूज करेंगे हम लोग।
अब देखना स्टार्ट करके हम लोग देखते हैं ये यू एम कितना था बच्चों, यू एम कितना था 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, यही था। स्मॉल यू लिखो, मैग्नेटिक डेंसिटी है ना 1/2 बी स्क्वायर बाई कितना म्यू नॉट, यही तो था ना। अच्छा अभी आपने देखा ई बाई सी लिखा क्या, यहां मैं रख सकता हूं 1/2 म्यू नॉट, इसकी जगह ई बाई सी का स्क्वायर, यू एम विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसे मैं सॉल्व कर दूं, म्यू नॉट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ई बाई सी की वैल्यू बता सकते हो क्या? अच्छा सी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, ये बताओ। सी की वैल्यू भी मैंने बताया था, ये मैं प्रूव कराऊंगा, टेंशन ना लो। ये कितना होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c स्क्वायर कितना हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन, होगा ना। तो इसकी जगह मैं रखूंगा तो हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर पहले से है। चलो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, म्यू एम विल बी इक्वल टू कितना है बच्चों, हाफ आया, और क्या बचा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या है एनर्जी मैग्नेटिक डेंसिटी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ये किस टर्म में आया, ई के टर्म में आया है, देख लो। ये मत सोचना कि हाँ बी आएगा, देखो क्यों ऐसे हो रहा है, अभी आपको अच्छा लगेगा। तो अब देखो और आपको एक चीज पहले से पता थी क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी थी, यू ई विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो दोनों सेम आई क्या यार, देखो बच्चों इसकी भी मैग्नेटिक भी को मैंने वही निकाल दिया, ये तो पहले से आपने डिफिनीशन में देखा। अब हमको एनर्जी डेंसिटी फॉर किसके लिए चाहिए, एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो। तो देखो यू ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों कंबाइंड है, बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, यू ई प्लस यू एम, दोनों की वैल्यू पता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसकी भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यू ई एम विल बी इक्वल टू, दोनों को एक साथ ऐड कर दो, इतना आएगा, क्या बात है। ये एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कह सकते हो इसे, समझ गए बच्चों। ये क्या बात है, इंटरेस्टिंग। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, पहली बार ऐसा पढ़ रहे हैं आप लोग। तो आइए इसमें हम क्या बात करते हैं एवरेज एनर्जी की। एवरेज एनर्जी की बात करता हूं। तो अभी आपको पता है वी नो दैट, क्या पता है बच्चों, E विल बी इक्वल टू ई नॉट मैंने लिखा, ई की पावर आयटा लिखा, के जेड लिखा, माइनस ओमेगा टी लिखा, ये हमने बताया ना इससे पहले लेक्चर में। तो ई नॉट इसे अगर मैं कॉस के फॉर्म में लिखना चाहूं, कॉस कितना लिखूंगा के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक, प्लस आयटा साइन
के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक, इसे मैंने बंद कर दिया। तो अब देखना ई का मल्टीप्लाई कर दिया, ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस आयटा ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। हम ये चीज पढ़ते थे, ठीक है ना। ये यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब देखना, ये जो पार्ट होता है बेटा, ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है। ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है, सब लोग जानते हो। और ये क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, पता है ना। जो रियल पार्ट होता है, ओनली रियल पार्ट, ओनली रियल पार्ट कैरी द एनर्जी, कैरी द एनर्जी। जो रियल पार्ट होता है एनर्जी को कैरी करता है। और ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट डज नॉट कैरी द एनर्जी, कैरी द एनर्जी। जो इमेजिनरी पार्ट होता है एनर्जी को कैरी नहीं करता है, लेकिन जो रियल पार्ट होता है वो एनर्जी को कैरी करता है, समझिए ना, यानी एनर्जी जनरेट करता है, ये कह सकते हो। तो जो हमारा इक्वेशंस होगा, तो इस टर्म में आप लिखते हैं, इसीलिए आप हमेशा इक्वेशन लिखते हैं तो एक टर्म में लिखते हैं। सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ई विल बी इक्वल टू ई नॉट कॉस कॉस के जेड माइनस कितना ओमेगा टी। इसी फॉर्मेट में लिखते हैं ना आप लोग। देखो जब हम लोग ऐसा लिखते थे ई की पावर आयटा ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं ना, लेकिन जब इसे खोलते हैं तो कास का टर्म होता है प्लस आयटा साइन का टर्म होता है। ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो कभी नहीं लिखते हम लोग, हमेशा इसी के फॉर्म में लिखते हैं, ये साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी। इमेजिनरी पार्ट कहाँ लिखते हैं बताओ, नहीं लिखते ना, इसलिए हम लोग यहां भी नहीं लिखेंगे हम लोग। ओके बच्चों, तो अब देखना, जब यहां हम लोग नहीं लिखेंगे तो होगा क्या, तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो यही इक्वेशन हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब बताओ, यहां मैं इक्वेशन लिख देता हूं, द एवरेज एनर्जी, द एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी को मैं क्या लिखूं, देखो एवरेज एनर्जी को ऐसे UEM ऐसे मैं लिख दूं, एवरेज एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। एवरेज एनर्जी इतनी होती है। अभी जो निकाला था UEM क्या था, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, इतना आता है। अब मैं सोच रहा गुरुजी अभी आपने ये अब क्यों लिख दिया, एवरेज एनर्जी है, ठीक है ना। सेकंड नंबर, अब क्या हो जाएगा, द एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी बताओ, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, UM विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैं ये निकाल के दिखाया था आपको, ठीक, ये निकाल के दिखाया था। हम इसी को प्रूव करेंगे, ठीक, अलग अलग। दूसरा नंबर देखो, इसी में द एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी बताओ, यूई कितना होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट कितना ई स्क्वायर, ये भी मैंने निकाल दिया। अब बताओ, दोनों को कंबाइन कर देता हूं, एवरेज एवरेज एनर्जी, एनर्जी ऑफ EM वेव, देखो वही चीज आएगा। तो UEM, अभी इसको डायरेक्ट मैं लिखा था, तो मैं लिख सकता हूं एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एवरेज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों को देखो,
सॉरी बच्चों, यहाँ जो एवरेज एनर्जी होती है ना, पावर इसका 4 होता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक का भी मैग्नेटिक का भी, मैं ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या 4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये दोनों को कंबाइन करोगे तो मिलेगा क्या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये यू ई एम, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये याद करो, जब आपको पोजीशन काइनेटिक एनर्जी, टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताया था मैं, तो 1/4 आया था। अब इसे पूरा एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, दोनों में 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, ओके। तब दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आएगा, और आपने यहां पर देखा, ठीक, ये देखो, ये डायरेक्ट मैं लिखा था। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको, ठीक। तो इतनी हो जाएगी एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके बच्चों। चलिए, अब क्या करूं, और पढ़ोगे? नहीं अच्छा, नहीं